साथियों, यूपीएससी की तैयारी में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है इररेलेवेंट कंटेंट। हमारी कोशिश है कि YouTube पर आई कंटेंट की सुनामी से हम आपको बचाएं और केवल रेलेवेंट कंटेंट आपको डिलीवर करें। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम की। हम पढ़ेंगे उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा अलग नहीं होता। एनवायरनमेंट की ही तरह इकोसिस्टम के भी कंपोनेंट्स को हम दो मेजर फैक्टर्स में बांटते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स। हमने पिछले वीडियोस में सभी एबायोटिक फैक्टर्स को भी डिस्कस किया है। एबायोटिक फैक्टर्स में आपको पता है कि सभी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एबायोटिक फैक्टर्स का हिस्सा होते हैं, जैसे हवा, पानी, टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस, ज्योग्राफिया, ये सभी आपके एबायोटिक फैक्टर्स का हिस्सा है। जब हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं तो बायोटिक फैक्टर्स में हम तीन मेजर कैटेगरीज की बात करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स सूरज से मिलने वाली एनर्जी को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। कंज्यूमर्स उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजर्स ये जितने भी कंज्यूमर्स मरते हैं और प्रोड्यूसर्स मरते हैं, इन दोनों को डिकम्पोज करके उस एनर्जी को वापस लौटा देते हैं या उन न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल में लौटा देते हैं। कंज्यूमर्स को हम फिर से सब क्लासिफाई करते हैं तीन क्लासेस में, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शियरी कंज्यूमर्स। जैसा कि आपको इनके नाम पढ़ के पता लग रहा होगा, इनका नाम फूड चेन में इनके ऑर्डर ऑफ अराइवल पर आधारित है। जो फूड चेन में पहले आते हैं वे प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जो दूसरे स्थान पर आते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं और जो तीसरे स्थान पर आते हैं वे टर्शियरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। इन्हीं को हम अगर और सरल भाषा में समझना चाहें तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स वो कार्निवोर्स होते हैं जो कि हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं और सेकेंडरी कार्निवोर्स वे कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स और प्राइमरी कार्निवोर्स दोनों पे फीड करते हैं। ये सब फैक्टर्स मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके इकोसिस्टम का। हम इकोसिस्टम के फंक्शंस के बारे में बात करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं, आपको पता रहे कि हम जिन फंक्शंस की भी बात करने जा रहे हैं उनका संदर्भ क्या है। साथियों, कोई भी बड़ा सिस्टम जो होता है वो हमेशा छोटे सिस्टम्स से मिलकर बना होता है। जैसे हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते समय देखा था कि कैसे इंडिविजुअल्स मिलकर पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी का निर्माण करती हैं, कम्युनिटी एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करके इकोसिस्टम्स का निर्माण करती है। बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलकर बायोम का निर्माण करते हैं और बायोम्स मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एनवायरनमेंट को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है बायोस्फीयर का। इसका कारण क्या है? हमने इंडिविजुअल को क्यों नहीं कहा फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर? इकोसिस्टम को, जो कि 4th लेवल पे आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को हम बायोस्फीयर की फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? इसका कारण ये है, ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो सबसे छोटा लेवल है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बायोटिक फैक्टर्स एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप तैयार होता है जिसके अंदर हमें एक डेफिनेट एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक होता है। हमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखने को मिलती है एक लेवल से दूसरे लेवल तक, और ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एक सेल्फ रेगुलेटिंग या सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम की तरह काम करता है। साथियों, एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन में एनर्जी फ्लो नहीं हो सकता। एक अकेले इंडिविजुअल में ना एनर्जी फ्लो हो सकता है और ना ही जेनेटिक फ्लो हो सकता है। एक कम्युनिटी में एनर्जी फ्लो तो हो सकता है, लेकिन उस एनर्जी का सोर्स कहां से आएगा जब तक वो एबायोटिक फैक्टर से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली, एक कम्युनिटी ना तो खुद को सेल्फ रेगुलेट कर सकती है, ना पॉपुलेशन अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर सकती है या सेल्फ सस्टेन कर सकती है। उन्हें एबायोटिक फैक्टर्स से इंटरैक्ट करना ही करना पड़ेगा अपने आप को सस्टेन करने के लिए, और जहां पर वे एबायोटिक फैक्टर्स से जुड़ जाएंगे वहीं पर एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की। हमने जो दो शब्द पढ़े, सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग,
ये दोनों ही शब्द इकोसिस्टम के अंदर मौजूद रेजिलियंस को डिनोट कर रहे हैं। सेल्फ सस्टेनिंग या सेल्फ रेगुलेटिंग होने का अर्थ ये है दोस्तों कि एक इकोसिस्टम अपने भीतर आने वाले डिस्टरबेंसेस या परिवर्तनों को भी झेलकर अपना मोमेंटम बनाए रखता है, जो जरूरी है उसके अंदर होने वाली लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन रखने के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी इकोसिस्टम से किसी बीमारी की वजह से एक स्पीशीज पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो उस स्पीशीज के खत्म होने की वजह से इकोसिस्टम एकदम से डिस्टेबलाइज नहीं होता, एकदम से अस्थिर नहीं होता। कोई दूसरी स्पीशीज होती है, या तो वो उसके गैप को फिल कर देती है, या फिर इकोसिस्टम इतना बड़ा होता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता, उसके अंदर की लाइफ प्रोसेसेस सुचारू रूप से ठीक वैसे ही चलती रहती हैं। इसी चीज को हम इकोसिस्टम की रेजिलियंस के रूप में डिफाइन करते हैं। इकोसिस्टम की रेजिलियंस दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो इकोसिस्टम का साइज और दूसरा उसका सोर्स ऑफ एनर्जी। साइज को आप समझने की कोशिश करें। एक इकोसिस्टम जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, और एक इकोसिस्टम जितना छोटा होगा उतना ही वो कम स्टेबल होगा। जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक बड़ा इकोसिस्टम है और ये ज्यादा स्टेबल है उस इकोसिस्टम से जो कि एक काऊ डंग पे पैदा हो गया है, और ये ज्यादा स्टेबल है उस इकोसिस्टम से जो कि एक एंट हिल में आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली जब हम सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम चाहे कोई सा भी हो, उनमें सब में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनलाइट ही होती है जो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होती है, और वो ऑर्गेनिक मैटर एनर्जी फ्लो को सस्टेन करता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे। इसका आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज और कुछ आर्किया होते हैं जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स को बिना सनलाइट की मदद के ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम्स का। आपका सवाल हो सकता है कि अगर एक व्हेल कार्कस है जो समुद्र की गहराइयों में कहीं मौजूद है, वहां तो सनलाइट भी नहीं पहुंच रही है, तो वहां सनलाइट कैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है? क्योंकि सपोजिडली इस इकोसिस्टम में जो मेन इनपुट है वो मेन ऑर्गेनिक मैटर इनपुट तो व्हेल की डेड बॉडी है, जिसके आसपास एक इकोसिस्टम पनप गया है, जहां पे आपको स्कैवेंजर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पे आपको डिकम्पोजर्स भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं, एक डेफिनेट एनर्जी फ्लो भी हो रहा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये व्हेल जिंदा थी तो ये प्लैंक्टन्स पे फीड कर रही थी। प्लैंक्टन्स पे ही फीड करके इसने अपना सारा मास गेन किया है। फाइटोप्लैंक्टन्स ने इनऑर्गेनिक मैटर को सनलाइट की मदद से ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया होगा, जिसे व्हेल ने खाया होगा और अपना मास गेन किया होगा। तो इसीलिए यहाँ भी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट ही रहेगा। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि सोर्स ऑफ एनर्जी पे कैसे रेजिलियंस डिपेंड करती है एक इकोसिस्टम की। हमने ये तो समझा कि प्राइमरी सोर्स हर जगह हर तरह के इकोसिस्टम में सनलाइट ही है, लेकिन एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं इमीडिएट इनपुट। इसका अर्थ ये है दोस्तों कि इस इकोसिस्टम में जो कि व्हेल के कार्कस के आसपास डेवलप हो गया है, इसमें इमीडिएट इनपुट तो व्हेल का कार्कस ही है ना। तो किसी भी इकोसिस्टम की जो रेजिलियंस है वो उसके इमीडिएट इनपुट पे डिपेंड करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो वहां पर इमीडिएट इनपुट तो सनलाइट ही है। सनलाइट से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर में बदल रहा है, और प्लांट्स को हर्बीवोर्स खा रहे हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं, एंड सो ऑन। लेकिन जब हम व्हेल कार्कस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इमीडिएट इनपुट व्हेल की डेड बॉडी है। इस केस में व्हेल का जो कार्कस है वो एक टेम्पररी इकोसिस्टम की तरह काम करेगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो भी इकोसिस्टम डेवलप हो गया है ये तभी तक चलेगा जब तक कि इसमें ये इमीडिएट इनपुट मेंटेन्ड है या ऑर्गेनिक मैटर मेंटेन्ड है। जिस क्षण ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ से खत्म हो जाता है उसी क्षण ये इकोसिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह आप एग्जाम्पल ले सकते हैं काऊ डंग का। जितने भी लाइकन्स एक काऊ डंग पे उग रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं, वो लाइकन कम्युनिटी तभी तक उस पे सरवाइव करेगी जब तक कि काऊ डंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड कराता रहेगा। जिस क्षण काऊ डंग का सारा ऑर्गेनिक मैटर
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया, उसी क्षण लाइकन्स विल सीज टू एग्जिस्ट। तो ये भी एक टेम्पररी इकोसिस्टम हुआ। इसीलिए इकोसिस्टम की जो रेजिलियंस है वो उसके इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के केस में ये एक लॉन्ग लास्टिंग इकोसिस्टम है, सेल्फ सस्टेनिंग है, हजारों साल से है और हमने इसे बख्शा तो शायद हजारों साल और टिकेगा। लेकिन काऊ डंग कुछ दिन में खत्म हो जाएगा और व्हेल कार्कस कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। हमने जो भी डिस्कशन किया, यहां से इकोसिस्टम के 3 मेजर फंक्शंस निकल के आते हैं: एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये 3 फंक्शंस ही हैं जो इकोसिस्टम को बेहद खास बनाते हैं, क्योंकि ये तीनों फंक्शंस इकोसिस्टम से नीचे के किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें होते हुए नहीं नजर आते। इसीलिए भी हम इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम समझ आ गया होगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।